नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जी हां, हम लोग ये तो जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, है ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, या फिर गोले का आयतन कैसे निकालते हैं, लेकिन ये किस पुस्तक में लिखा है ना, कौन सा सिद्धांत है ये, इसको हमने कैसे जाना, इसके बारे में हमको पता नहीं होता है। और दोस्तों, इसका जो खोज है, इनकी जो पुस्तक की जो रचना हुई है, उनकी जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हमें इस प्रकार के जो घटना है इनको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारे जो गणितज्ञ हैं, इन्होंने बहुत मेहनत किया होता है, तब इस प्रकार के पुस्तकों का क्या होता है, रचना होता है। तो इस प्रकार की घटना आज मैं आपको सुनाने वाला हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको भास्कराचार्य, जी हाँ, आज मैं आपको भास्कराचार्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। उनका जो जन्म है वो 1114 ईस्वी के लगभग हुआ है, और ये डेट आप जानते हैं कि थोड़ा से आगे पीछे हो सकता है, और इनके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है दोस्तों। आप इनको सुनोगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि ऐसा भी होता है ना। जो गणितज्ञ होते हैं उनके दिमाग ऐसे भी होते हैं। इनके जो पिताजी थे, ये इनके गुरु भी थे, इनके पिताजी जो है, और ज्योतिषी भी थे, है ना, ज्योतिष थे, बहुत बड़े ज्योतिष थे। तो इसका मतलब ये है कि जब वो पिताजी उनके ज्योतिष थे तो निश्चित रूप से ज्योतिष का जो गुण है उनके बेटे में भी आया होगा। मतलब जो भास्कराचार्य है ये भी क्या थे, एक महान ज्योतिष थे। अब जब इनके पुत्री का जन्म हुआ, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो इनका जो पहला रचना है ये क्या था, इनकी जो प्रथम रचना है सिद्धांत शिरोमणि, और सिद्धांत शिरोमणि के दो पार्ट हैं, पहला है गणिताध्याय और दूसरा है गोलाध्याय। इनके बारे में तो हम अभी पढ़ने वाले नहीं है, हम तो इनके खोजों के बारे में और इनके जो पुस्तक की जो रचना है उनका नामकरण कैसे हुआ इसके बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, पहला रचना तो हो गया सिद्धांत शिरोमणि। इनकी जो मुख्य रचना है जिसमें आप पाई का मान पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल या चतुर्भुज का क्षेत्रफल या फिर गोले का आयतन, ये किसमें है, ये जो है लीलावती है ना, इनकी जो रचना है लीलावती। अब इनका नाम ये लीलावती क्यों पड़ा, किसी गणित के सिद्धांत के आधार पर इसका नामकरण क्यों नहीं किया गया, आखिर इसने लीलावती नाम क्यों रखा अपनी पुस्तक का नाम, जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है। जैसे पाई का मान, आप जानते हो कि पाई का मान कितना होता है, त्रिभुज का चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे होता है, तो इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। तो दोस्तों, इनकी एक ही बेटी थी, और जब इनकी बेटी का जो जन्म हुआ है ना, तो इसने उन ग्रह नक्षत्र के आधार पर, ध्यान दीजिए उस समय घड़ी वड़ी तो था नहीं, तो ग्रह नक्षत्र को कैसे जानते थे, सूर्योदय है ना, और सूर्यास्त और चंद्र घड़ी, इनके आधार पर ही, चंद्रमा के कलाओं के आधार पर ही क्या करते थे, इन लोग नक्षत्रों को पहचानते थे और शुभ घड़ी और अशुभ घड़ी का अनुमान लगा लेते थे। दिन में भी आपको पहर देखना होता, समय देखना होता था, तो क्या करते थे, एक लकड़ी गड़ा देते थे कहीं पे, है ना, और लकड़ी के आधार पर जो परछाई बनती थी उसके आधार पर ही लोग क्या करते थे, समय का निर्धारण करते थे। तो उसने अपने बेटी के जन्म समय का ग्रह नक्षत्र को पढ़ा, तो पता चला कि उनकी जो बेटी है ना, उनका वैवाहिक जीवन जो है उतना अच्छा नहीं है। तो इसने ये जान लिया कि मेरी जो बेटी है उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो क्या नहीं है, सफल नहीं है। तो जब वो उनकी लड़की बड़ी हो गई तो क्या किया, चलो मैं इनको कैसे भी करके ग्रह नक्षत्र इधर उधर करके, उसने क्या किया, बहुत मेहनत किया। बहुत मेहनत करने के बाद उसने शुभ नक्षत्र निकाला। उस नक्षत्र में उनको क्या करना था, अपनी बेटी का शादी करना था। तो शादी कर, क्योंकि उस समय घड़ी तो था नहीं, तो घड़ी था नहीं तो वो समय को कैसे जानेगा कि इतना बजे मुझे क्या करना है, उनका पानी ग्रहण करना है ना, उनका कन्यादान करना है। तो उसने क्या किया, एक बर्तन में पानी ले लिया, है ना, और बर्तन में पानी लेने के बाद उसको पूरा भर दिया पानी, और एक कटोरी ले लिया। और चूंकि वो तो गणितज्ञ थे ही, तो उसने अनुमान लगा लिया कि इस कटोरी में मैं कितना बड़ा छेद करूंगा, है ना, मतलब उसने बारीक सा छेद किया, और उसने अनुमान लगाया, क्योंकि उसने प्रैक्टिकल भी किया होगा उससे पहले बहुत बार, कि एक कटोरी को मैं इतना बारीक छेद करता हूं तो कितने समय में क्या होता है, वो भरता है। तो उसने अनुमान लगाया और उस कटोरी में एक बारीक सा छेद किया,
और उसको अंदाजा था कि ये जो पानी है, मतलब कटोरी में पानी उसके ऊपर में रख दिया ना, पानी के ऊपर में, तो कटोरी में पानी जब आता जाएगा तो कटोरी क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि कटोरी में पूरा पानी भरेगा तो डूब जाएगा। तो उसने छेद इस प्रकार किया था कि 1 घंटे के अंतराल में, है ना, उस 1 घंटे के अंतराल में क्या हो जाएगा, वो कटोरी जो है डूब जाएगा। तो उसने सोचा कि जैसे ही कटोरी डूबेगा तब मैं इस कन्या का क्या कर दूंगा, कन्यादान कर दूंगा, पानी ग्रहण कर दूंगा। तो ये इतना कौतूहल का विषय बन गया था, क्योंकि बता रहा हूं ना, उसके घर में कोई घड़ी नहीं था। उन्होंने क्या किया, परछाई के आधार पर और सूर्यों के जो दिशा है उनके आधार पर उसने एक समय का निश्चित निर्धारण किया था, जिसके आधार पर उसने कटोरी में छेद किया था। अब जब उसमें पानी भरता तभी कटोरी का होता, डूबता। तो उस चीज को देखने के लिए सब में कौतूहल था। तो इनकी बेटी जो है पूरा सज गई थी, शादी उनका होने ही वाला था, बस पानी ग्रहण बचा था। तो उस समय क्या किया, उसको कौतूहल बस, मतलब चलो मैं देखती हूं करके वो चली गई। और चूंकि वो श्रृंगार कर चुकी थी ना, उसके पूरे गहने वहने पहने थे, तो उसने उस बर्तन को झांक के देखा कि इसमें क्या हो रहा है। तो जैसे झांक के देखा तो उसके जो माला है ना, माला है, उनमें से एक मोती के जो दाने हैं, बारीक सा मोती के जो दाने हैं, उसमें क्या हो गया, कटोरी में गिर गया और उसको पता नहीं चला। अब वो मोती का दाना उसमें जाके, उस जो छेद था ना उसी में जाके फंस गया। अब फंस गया तो कटोरी में पानी आना फिर क्या हो गया, बंद हो गया। अब कटोरी में पानी नहीं आया तो बहुत देर बाद देखे कि पानी आ ही नहीं रहा है, भर नहीं रहा है ना। तब तक तो क्या हो गया था, मुहूर्त निकल चुका था। इसका मतलब यह है कि उस भास्कराचार्य ने जान लिया कि अब मेरी बेटी का शादी नहीं हो सकता, क्योंकि मुहूर्त तो निकल गया है। तो उसने उस दिन कहा कि बेटी मैं तुम्हारा शादी तो नहीं कर पाया, मतलब तुमको दाम्पत्य जीवन का सुख तो नहीं दे पाया, क्योंकि अब मैं तेरा शादी करूंगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ये सुख लिखा नहीं है। तो उसने कहा कि आज से मैं संकल्प लेता हूं, मैं तुम्हें दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं दे पाया, लेकिन मैं तुम्हारे नाम से एक रचना करूंगा, एक ग्रंथ की रचना करूंगा, जिससे तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, फिर भास्कराचार्य ने क्या किया, लीलावती, उसने अपने ग्रंथ का नाम क्या रख दिया, लीलावती रख दिया। और इसमें बहुत सारे जो मान हैं आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये लीलावती का नाम अचानक ही पड़ा, है ना, संयोगवश ही पड़ा है दोस्तों। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें पाई का मान, चतुर्भुज का मान, त्रिभुज का, है ना, क्षेत्रफल का मान देखते हैं किसमें, लीलावती में। दोस्तों ये तो हो गया। अब यहां पर मैं कुछ अलग जानकारी दे रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये अलग है। अब ये अलग ही जानकारी है। जैसे हम लोग अक्सर अगर किसी बच्चे को पूछ दें तो वो कहेगा ऐसा नहीं होगा। जैसे त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी ही होता है। जैसे कोई त्रिभुज हम लेते हैं, जैसे हमने देखो ऐसा लिया और यहां पर एक और ले लिया, तो मान लिया जाए इसमें से कोई 2 भुजा क्या है, छोटा है, ठीक है, और एक भुजा बड़ा है। तो 2 छोटे भुजाओं का जो योग है ना, ये छोटे छोटे भुजा है, और मान लीजिए भुजा बड़ा है, तो 2 छोटे भुजाओं का योग या कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ये हमेशा सत्य होता है, ठीक है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिए। उसी प्रकार एक बात और याद रखिएगा, त्रिभुज के बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होता है, जैसे मैं यहां पर कोई त्रिभुज बना दूं, कहां पे बनाऊं, यहां पे बना देता हूं। देखिए यहां पर हम एक त्रिभुज बना देते हैं, ये देखो यहां पर मैंने बनाया, और त्रिभुज की जो बड़ी भुजा होता है, ये देखिए मान लीजिए ये वाला बड़ी भुजा है, तो त्रिभुज के बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होता है वो हमेशा बड़ा होता है। ये भी क्या है, एकदम सत्य है। आप कोई भी त्रिभुज बना लीजिए, कहीं पर भी आप कोई भी त्रिभुज बनाइए, ऐसा बड़ा सा त्रिभुज बनाइए, ऐसा ही देखिए मैंने एक त्रिभुज बनाया। अब इस त्रिभुज में ये वाला ये भुजा क्या है, बड़ा है, तो इनके सामने का कोण ही हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ये भी क्या है, एकदम सत्य है हमेशा। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम किसी बच्चे को पूछ देते हैं कि चलो बताओ सरल रेखा कितने अंश का होता है, तो बच्चा जवाब नहीं दे पाता है ना, या फिर ये बोल देता है कि 0 अंश होता है। नहीं, सरल रेखा कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। जैसे आप यहां पर एक सरल रेखा खींचते हैं, तो सरल रेखा के एक और इधर जब नापेंगे तो कितने अंश का कोण बनता है। आपने चांदा देखा होगा, चांदा को एक सरल रेखा में रखते हैं तो आप कोण नाप सकते हो, तो कितने अंश का होता है, 180 अंश का। यह भी आपको हमेशा याद रखना है। इसी प्रकार एक प्रश्न और पूछ दिया जाता है कि वृत्त कितने अंश का होता है ना, तो वृत्त कितने अंश का होता है, वृत्त जो है हमेशा 360 अंश का होता है। तो दोस्तों ये थी गणित की महत्वपूर्ण जानकारी जो सभी को जानना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आज का छोटा सा वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो था। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।